हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 18 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 मार्च 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर कोई सा भी प्रश्न में कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोशिश किया जाएगा सारे क्वेश्चंस को आपको आसान भाषा में समझाया जाए। रिवीजन भी हम लोग देखेंगे और बहुत सारी डिटेल्स देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना पहला सेगमेंट होता है रिवीजन का। तो लास्ट डे का 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस संचालित बस लॉन्च की है। और राजनाथ सिंह जी ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के नए मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया है। वी डैम के द्वारा यानी वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में भारत को रखा गया है 104वें स्थान पर। अभी हाल ही में ब्रिटेन ने ड्रैगन फायर नाम से लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन लॉन्च किया है। और चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार लोकसभा चुनाव जो होंगे ये 7 चरणों में होंगे। 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और 4 जून को इसके नतीजे आएंगे। इसके अलावा तमिलनाडु जो है ये सार्क के शरीर के अंगों का अवैध व्यापार करने में नंबर 1 पर रहा है। सऊदी अरेबियन ग्रां प्री जीत लिया है मैक्स वर्सटेपन ने। और अभी 2 महिला पत्रकारों को चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है, जिसमें ग्रीष्मा कुठार हैं और रितिका चोपड़ा हैं। और अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ अहमदाबाद, गुजरात की अहमदाबाद के लिए 181 मिलियन डॉलर के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले इसकी क्विज और पीडीएफ कहाँ मिलेगी। क्विज और पीडीएफ डेली दी जाती है आपको एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। यहीं पर हमारे वीडियो कोर्सेज और हमारी ई बुक्स भी आपको मिलेंगी, मंथली मैगजीन। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कब इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? ये दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 मार्च को मनाया जाता है इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अभी रिसेंट ही इसकी शुरुआत हुई है, तो इसलिए ये कई एग्जाम में पूछ भी लिया गया। तो 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी, 15 मार्च को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा दोस्तों इसको शुरू किया गया था। अभी रिसेंटली वोटिंग भी हुई थी, इंडिया ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी थी। इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है क्या, इसको समझिए। बहुत लोग को तो ये समझ में ही नहीं आया होगा। देखो, कोई भी चीज में सेंटेंस में अगर कोई भी वर्ड में अगर फोबिया जुड़ जाए तो इसका मतलब डर जुड़ गया। इस्लामोफोबिया मतलब इस्लाम से डर। होता क्या है कि कई मामलों में जब बहुत सारे ऐसे मामले देखते हैं हम लोग कि बहुत सारी जो गतिविधियां होती है, दुर्घटनाएं होती हैं या आतंकवादी अटैक होते हैं, तो उसमें किसी न किसी मुस्लिम कम्युनिटी के किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है जब, तो दिमाग में ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि यार सभी मुस्लिम ऐसे होते हैं, है ना। तो दिमाग में ऐसा परसेप्शन ना क्रिएट हो कि सभी मुस्लिम्स ऐसे हैं, मतलब इस्लाम के प्रति लोग डरने लगते हैं, इस्लामोफोबिया आ जाता है लोगों में। ये डर ना बैठे, लोगों को इसके प्रति अवेयर किया जाए कि भाई सभी लोग ऐसे नहीं हैं। तो ये दिवस इसी उद्देश्य के साथ मनाया जाता है, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा। अब देखो, अभी रिसेंटली इसको लेकर के वोटिंग हुई। देखो, एक है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा प्रपोज किया गया था ये दिवस, और 2022 में यूएनजीए ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अभी रिसेंटली यूएनजीए में जो मामला उठा, जिस पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसमें वो मामला क्या था? वहां पर हुआ ये वोटिंग में कि भारत ने ये कहा कि इस्लामोफोबिया ही क्यों, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इस्लाम जो है वो माइनॉरिटी कैटेगरी है पूरी दुनिया में। माइनॉरिटी है नहीं, मेजॉरिटी भी है, जैनिस्ट भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, हिंदुइज्म भी हैं। सबको फोबिया हो सकता है, हर एक चीज का होता है। तो यहाँ पर बात की जाए आतंकवाद से लड़ने की, ठीक है ना। तो मोटा मोटा ये चीजें बात हुई थी। और वहां पर जो अपने यूएन की रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने बहुत ही अच्छा स्पीच दिया था इसको लेकर के। फिलहाल ये दिवस मैं आपको समझा पाया हूँ शायद। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 15 मार्च 2022 से यूएनजीए के द्वारा ये शुरू किया गया इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसलिए कहते हैं इसे, ठीक है। गलती से ये मत कह देना इस्लामोफोबिया दिवस, ये नहीं है, इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है ना। चलिए, यही चीज इंग्लिश में है आपके सामने मैटर। आगे बढ़ते हैं। टाटा महिला प्रीमियर लीग 2024 किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट अपडेटेड क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन। विमेंस प्रीमियर लीग WPL ये कल संपन्न हुआ और इसको जीत लिया है दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी की टीम पुरुषों वाली 16 साल तक नहीं जीत पाई, महिलाओं वाले ने दूसरी बार में ही खिताब दिला दिया। तो आरसीबी की महिला टीम स्मृति मंधाना की अगुवाई में जीत ली है
पहला अपना WPL का खिताब, क्योंकि अभी 2 ही संस्करण हुए हैं। पिछला वाला मुंबई इंडियंस ने जीता था, इस बार इन्होंने जीता है। टीमों के नाम सेम है, तो इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना। पुरुषों के नाम से जिस नाम की टीमें हैं वही महिलाओं के नाम से भी हैं, बशर्ते पुरुषों वाले में 10 टीमें खेला करती हैं, इसमें केवल 5 ही टीमें भी खेल रही हैं। टाटा दोनों का ही टाइटल स्पॉन्सर है, इसीलिए आपको IPL से पहले यहाँ टाटा दिख रहा है, WPL से पहले टाटा दिख रहा है। विमेंस प्रीमियर लीग ये हुआ, और IPL मतलब इंडियन प्रीमियर लीग, तो दोनों का टाइटल स्पॉन्सर टाटा है। आपको कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था 2027 तक इन्होंने ये टाई अप कर लिया है, और इंडियन प्रीमियर लीग वाला पुरुषों वाला जो है उसका भी टाई अप बढ़ा हुआ है। एक एक लाइन करके मैं समझाऊंगा, इसलिए धीरे धीरे पेशेंस बनाए रखो, पूरा पेज देख करके आप भागो मत अभी। तो ये हो गया जी। दिल्ली कैपिटल्स को इन्होंने हराया है RCB ने, और उसके बाद जीत लिया है। पुरस्कार धनराशि की अगर बात करें तो विजेता को मिले 6 करोड़ रुपए, यानी RCB को 6 करोड़ मिले, और उप विजेता को मिले 3 करोड़ रुपए। अगर हम लोग ऑरेंज कैप विनर की बात करें, ऑरेंज कैप उसे मिलता है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, यानी कि मोस्ट रन। तो मोस्ट रन बनाया दोस्तों एलिसा पेरी ने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, लेकिन RCB की टीम से यहाँ खेल रही थी। 347 रन इन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बनाए। अच्छा, पूरा टूर्नामेंट में कितना गेम खेला गया, तो देखो अभी 5 ही टीमें हैं, तो इसीलिए टोटल 22 मैच ही खेले गए, टोटल 22 मैच खेले गए, है ना। अब पर्पल कैप पर आते हैं। पर्पल कैप उसे मिलता है जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिया है, तो मोस्ट विकेट टेकर को मिलता है पर्पल कैप। पर्पल कैप मिला दोस्तों श्रेयंका पाटिल को। श्रेयंका पाटिल ये भी RCB की हैं, और इन्होंने 13 विकेट्स लिए हैं। श्रेयंका पाटिल ही दोस्तों ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का भी अवार्ड पाई हुई हैं। मोस्ट सिक्सर यानी सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए, तो शेफाली वर्मा ने लगाए। दिल्ली कैपिटल्स की हैं ये, इन्होंने 26 छक्के पूरे टूर्नामेंट में लगाए हुए। ये मोटा मोटा जानकारी रही। इसी पर आज Q&A की वीडियो अगर आप लोग कहोगे तो क्वेश्चन और आंसर टाइप की भी एक वीडियो में दिन में दे दूंगा आपको, ठीक है। अगर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ये दूसरा संस्करण था, पिछला संस्करण मुंबई इंडियंस ने जीता। अभी बस शुरू ही होने वाला है IPL भी, 17वां संस्करण उसका होगा, इंडियन प्रीमियर लीग का। तो उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे आने वाले दिनों में। तो ये वही जानकारी इंग्लिश में। आगे, किस कंपनी ने भारत के लिए देश का पहला गेमिंग इनक्यूबेटर लॉन्च करने की घोषणा की है, तो दोस्तों अभी हाल ही में क्राफ्टॉन एक कंपनी है, इसके द्वारा भारत में देश का पहला गेमिंग इनक्यूबेटर लॉन्च किया जा रहा है, क्राफ्टॉन के द्वारा। और क्राफ्टॉन जो है अगर बात करें तो दुनिया भर की जो प्रमुख गेम डेवलपमेंट कंपनीज हैं उनमें इसका नाम आता है। तो ये भारत में बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है, भारत में पहला गेमिंग इनक्यूबेटर ये लॉन्च किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष हैं इंडिया के अनुज साहनी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे, अच्छा एक चीज और मुझे याद आ रहा है, ऑनलाइन गेमिंग के मामले में टॉप पर राज्य रहा था उत्तर प्रदेश, ये बात ध्यान रखना। अगला, हाल ही में किसे परोपकार कार्यों के लिए PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों अभी हाल ही में रतन टाटा जी को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा जी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये चेयरमैन अमेरिटिस हैं टाटा ग्रुप के, और पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो इनको सम्मानित किया गया है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी के नाम पर शुरू किया गया था। अच्छा, इनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है, और जो भी परोपकारी संस्थाएं होती हैं या व्यक्ति होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इनको और कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं, तो दोस्तों इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण 2008 में सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से इनको सन 2000 में सम्मानित किया गया था, और असम वैभव रत्न से इनको 2022 में सम्मानित किया गया है। भारत रत्न भी देने की मांग इनकी उठी है कई बार समय समय पर, फिलहाल अभी भारत रत्न नहीं मिला है। भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी को इस बार मिल रहा है, जिनके नाम पर यह अवार्ड घोषित हुआ है। PV नरसिम्हा राव जी के अलावा कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन जी को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। 5 विभूतियों को इस बार भारत रत्न दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस थीम के साथ योग महोत्सव 2024 का कार्यक्रम शुरू किया गया, तो दोस्तों योग महोत्सव कार्यक्रम अभी योग दिवस से 100 दिन पहले स्टार्ट किया गया है। 100 डे का एक टारगेट लेकर के, जैसे आप लोग टारगेट बनाते नहीं हो, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हो कि इतने दिन एग्जाम में रह गए हैं, 100, 99, 98, 97 करके, ऐसे ही उल्टी गिनती यहाँ की भी शुरू हो गई है।
100 दिन पहले से ही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप सबको पता है 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और ये भारत की ही पहल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में भारत ने इनिशिएटिव लिया था और इसको आयोजित करने की घोषणा की थी। हर बार एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार की थीम है महिला सशक्तिकरण के लिए योग, यानी योगा फॉर विमेन एम्पावरमेंट। तो इसके लिए ये योग महोत्सव जो है इसका 13 मार्च को शुरुआत कर दिया गया है और ये इसी थीम के साथ शुरू किया गया है। 100 दिन अब बचे हुए हैं। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। याद रखना 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार का खास भी है क्योंकि इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। एक और जरूरी बात, टेक्स्ट बुक का पास प्रो का दोस्तों हैवी प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है और इसमें 219 में आपको टेक्स्ट बुक पास और 307 में टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। काफी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि पास और पास प्रो में क्या अंतर है। तो देखो पास प्रो में क्या होता है, लाइव टेस्ट वगैरह ज्यादा मिल जाते हैं, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इसके अलावा री अटेम्प्ट की सुविधा मिल जाती है। तो ये कुछ एडवांस फीचर्स हैं। बाकी आप लिंक जो दिया गया है उसको क्लिक करके जाओगे तो वहां पर एक टेबल टाइप का नीचे बना हुआ है, स्क्रॉल करोगे तो उसमें दिखा रहेगा टेक्स्ट बुक पास में क्या क्या मिलेगा, टेक्स्ट बुक पास प्रो में क्या क्या मिलेगा, है ना। तो 219 में ये है, 307 में ये है। एमजेटी कूपन कोड यूज करोगे 12% का डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आप जो है टेक्स्ट बुक का ये ऑफर का फायदा उठाइए। बस आज और कल और 2 दिन बचे हुए हैं। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि सिलेक्शन अगर पा जाओगे तो फुल रिफंड आपका किया जाएगा। अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो और जा करके बताते हो कि हमने यहाँ से टेक्स्ट बुक पास लिया था या पास प्रो लिया था, तो रिफंड भी आपको मिल जाएगा। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अभी हाल ही में मोहम्मद मुस्तफा। मोहम्मद मुस्तफा को फिलिस्तीन का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ही नियुक्ति की गई है। राष्ट्रपति हैं अब्बास, तो उनके द्वारा इनको नियुक्त किया गया है मोहम्मद मुस्तफा को। इनका टारगेट यही है कि गाजा युद्ध को शांत कराना, फिलिस्तीन भूमि के शासन को एकजुट करना, पुनर्निर्माण के प्रयासों की देखरेख करना। आप जान रहे हो इसराइल और गाजा में कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहे हैं। गाजा में एक ऑर्गेनाइजेशन है हमास नाम का, उसके बीच में युद्ध चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट में किस पार्टी को सबसे ज्यादा फंड मिले हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली भारतीय चुनाव आयोग ने दोस्तों 2 लिस्ट जारी की जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स थी। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, ये क्या डिटेल जारी किए हैं, इसका क्या महत्व है, इसको मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ है एक वीडियो में। वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ इमेज, आप जाकर के चैनल पर सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगी वीडियो। और लोगों ने पसंद भी किया है, आप लोग भी देखिए, आपको काफी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। फिलहाल मोटा मोटा क्या बात है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जितनी भी पार्टियों को जो फंड आता है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड बेसिकली एक ऐसा नियम था 2017 में प्रपोज किया गया था अरुण जेटली जी के द्वारा। और उसके बाद उसमें यह था कि अगर किसी पार्टी को अगर फंड देना है तो कंपनियों के द्वारा या किसी मान लो पर्सनल कोई व्यक्ति के द्वारा, कोई बिजनेसमैन हो या कोई अमीर व्यक्ति हो, तो वो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दे। इलेक्टोरल बॉन्ड वो खरीदे और वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है जा करके चुनावी पार्टियों को दे दे, वो पार्टी जा करके उसको इनकैश करा ले। लेकिन कंडीशंस कुछ थी। कंडीशंस ये थी कि ये एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही बैंक से खरीदा जा सकेगा। उसकी 29 ब्रांचों में ही वो बॉन्ड खरीद सकते हैं और उसकी उसी 29 ब्रांचों में ही 15 दिनों के भीतर भीतर जिस पार्टी को बॉन्ड मिला हो वो जाकर इनकैश कराएगी, इससे ज्यादा नहीं। ये 15 दिन, टोटल 15 दिन होंगे, मतलब इसमें छुट्टी वगैरह भी शामिल। दूसरी बात ये थी कि अब इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इसको बिल्कुल सिक्योर रखा जाता था, मतलब ये जानकारी गोपनीय थी, किसी को बताया नहीं जाता था किस कंपनी ने कितना फंड या कितने बॉन्ड खरीदे हैं और किस पार्टी ने कितने बॉन्ड इनकैश कराए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को लेकर के यहाँ पर फटकार लगाई थी कि भाई इसका डिटेल जारी करो। ये कौन सी बात हुई कि आप जो है ये बिल्कुल डिटेल जारी नहीं कर रहे हो, तो इससे पता कैसे लगेगा कि इस पार्टी को कितना फंड मिल रहा है। तो यहाँ पर एसबीआई को डेडलाइन दी गई थी। एसबीआई को चुनाव आयोग को लिस्ट सौंपने की बात कही गई थी, तो एसबीआई ने 2 लिस्ट चुनाव आयोग को सौंपी। चुनाव आयोग ने फिर वो लिस्ट सार्वजनिक की 15 तारीख को, ठीक है ना। मतलब 15 तारीख को डेडलाइन दी गई थी, 14 तारीख को ही रात में इन्होंने जारी कर दिया। तो अब इस लिस्ट में क्या चीजें निकल करके आई हैं, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार की लिस्ट उन्होंने जारी किया। एक में तो वो कि किन किन कंपनियों ने कितने कितने बॉन्ड खरीदे हैं। दूसरी लिस्ट में था कि कितने कितने पार्टीज ने कितने कितने बॉन्ड्स को इनकैश कराया है। मतलब वो बॉन्ड ले जाकर, जैसे आप चेक ले जाकर के देते हो और इनकैश करते हो, वैसे ही बॉन्ड ले जाकर के देना होता था और इनकैश कराना था।
अब यहाँ पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है ये सबसे टॉप पर रही है। ये बॉन्ड 12 अप्रैल 2019 से लेकर 24 जनवरी 2024 के बीच में अगर बात किया जाए तो इसने 6060.5 करोड़ का चुनावी बॉन्ड जो है ये इनकैश कराया था। कुल चुनावी बॉन्ड का 47.5% है। मतलब 100% में सभी पार्टियां अगर इनकैश करा रही हैं तो उनमें 47.5% अकेले बीजेपी जो है ये इनकैश कराई हुई है। दूसरे पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी वाली पार्टी, 1609.5 करोड़ रुपए इनकैश इन्होंने कराए हैं, टोटल का 12.6%। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, 1421.9 करोड़, ये टोटल का 11.1% है। ये इनकैश इन्होंने कराए हुए हैं। तो ये लिस्ट है। अच्छा, एक चीज और था इसमें कि जो पैसा 15 दिन के अंदर इनकैश नहीं कराया जाएगा वो ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाएगा। तो इससे भी बहुत सारे पैसे प्रधानमंत्री राहत कोष में चले गए। ठीक है जी, बाकी मैं आपको सब आई थिंक बता चुका हूं। जो अगर और जानना है तो आप ये वीडियो देख लेना, सबकी खुली पोल, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम करके, तो ये वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद जो है ये सऊदी अरेबिया ने अभी बनाई हुई है। 3D प्रिंटेड मतलब आप समझ रहे हो ना, अभी इससे पहले भी कई क्वेश्चंस आए हैं भारत में भी। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक 3D प्रिंटेड डाकघर और एक 3D प्रिंटेड मंदिर वाला। तो आप कमेंट करके मुझे तब तक बताओ, अभी मैं आपको आगे रिवाइज भी करवाऊंगा। तो सऊदी अरब में देखो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है उसमें क्या होता है कि किसी मशीन के द्वारा बनाया जाता है और 3D प्रिंटिंग बेस पर जो बनते हैं मोनूमेंट्स उनके थ्रू ये बनाया जाता है, उसमें कोई अलग से ईंट वगैरह नहीं जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर ये बनाया गया है एक मस्जिद, और कहाँ बनाया गया है? सऊदी अरब में। इस मस्जिद का नाम रखा गया है अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सरबतली मस्जिद, ये इसका नाम है। और चीन की कंपनी गुआनली की तकनीकी के मामले में तकनीकी से ये बनाया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है ये बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया गया है। और दुनिया का पहला भारत में बना हुआ है मंदिर, ये 3D प्रिंटेड मंदिर ये तेलंगाना में बनाया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे। सऊदी अरेबिया की अगर बात करें तो रियाद, रियाल मजलिस अल सूरा, रियाद है यहाँ की राजधानी, रियाल है मुद्रा, और मजलिस अल सूरा यहाँ की संसद का नाम है, और मोहम्मद बिन सुल्तान जो है यहाँ के क्राउन प्रिंस हैं। आगे, हाल ही में किसे प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष दोस्तों बना दिए गए हैं नवनीत कुमार सहगल। सहगल साहब प्रसार भारती की अध्यक्षता करेंगे। अब ये आईएएस रैंक के ऑफिसर हैं और 1988 बैच के यूपी कैडर से ये आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। ये जस्ट ए सूर्य प्रकाश जी के जगह पर आए हुए हैं। इनको 2020 में नियुक्त किया, मतलब ये रिटायर हुए थे उसके बाद से ये आए हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये नियुक्त किए गए, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। और प्रसार भारती की बात करें तो 1997 में स्थापित हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी चाइल्ड एजेंसीज में दूरदर्शन, आपका ऑल इंडिया रेडियो, ये सभी प्रसार भारती के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये इसके अध्यक्ष होंगे नवनीत कुमार सहगल। लास्ट क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट का तीसरा परीक्षण किया गया? तो दुनिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट जो है स्टारशिप, इसका तीसरा परीक्षण अभी किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स ने बनाया है स्टारशिप। स्टारशिप आप देखोगे ना कुछ ऐसा है। स्टारशिप इतना हैवी है, इतना बड़ा है, आप देखो यहाँ पर व्यक्ति कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, इतने छोटे हैं ये व्यक्ति इसके सामने। ये ट्रक है। स्टारशिप इतना बड़ा है कि ये क्षमता रख रहा है 100 व्यक्तियों को मंगल ग्रह तक ले जाने की। 100 व्यक्तियों को, मतलब अगर 1-2 व्यक्ति 4 व्यक्ति को ले जाना होता है अंतरिक्ष में तो समझो कितना बड़ा रॉकेट यूज होता है। 100 व्यक्तियों को ले जाना है तो कितना बड़ा रॉकेट का यूज किया जा रहा है। ये स्टारशिप इसका तीसरा टेस्टिंग किया, हालांकि वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन एलन मस्क भैया, आप जानते हो एलियन मस्क हैं, उनको हर चीज में पॉजिटिविटी नजर आती है और बहुत ही जबरदस्त, देखो ये लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मैं ट्विटर पर देख रहा था कि मिशन फेल हुआ है, वो उसका सिग्नल टूटा है, उसके बाद वो ब्लास्ट कर गया है स्टारशिप, लेकिन ये लोग इतना बड़ा पिज्जा मंगा करके पूरा वहां केक बंटवा करके खा रहे हैं, क्योंकि इनका ये जबकि तीसरा परीक्षण तीनों फेल हुआ है अभी, लेकिन इनको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है और ये कहते हैं कि चलो ये तो स्टेजेस है
और हम ग्राउंड लेवल पर पहली मतलब परीक्षण कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लैब में परीक्षण कर रहे हैं। ये डायरेक्ट परीक्षण अपना स्पेस में ही करते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि चलो ये वाला चरण तो कर लिए, कम से कम ये वाला स्टेज तो कर लिए, अब ये वाला पहुंच भी गया था स्टारशिप अंतरिक्ष तक, अंतरिक्ष से वापस भी आ रहा था और वापस आते समय इसका कनेक्शन टूटा, सिग्नल से लॉस्ट हुआ और उसके बाद ये हिंद महासागर में गिरा। लेकिन यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आगे और पहुंचेंगे, अगली बार में और आगे पहुंचेंगे, यही मानना है एलियन मस्क का। और इसी वजह से ये विजन रख रहे हैं कि भैया हम 2025-26 तक जो है मंगल ग्रह पर होंगे। और ये भी टारगेट बनाए हैं कि स्टारशिप ही है जो 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर ले जाएगा। तो पहला परीक्षण ये 20 अप्रैल 2023 को किए थे, पहला ऑर्बिटल टेस्ट, और उसके बाद ये तीसरा था टेक्सास के बोका चिका से। तो करीब करीब ये सफल रहा। ठीक, अगला ये सुपर हैवी रॉकेट और स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट मिलकर के इसे स्टारशिप कहा जाता है। अगला ये रीयूजेबल रॉकेट है, मतलब जाएगा और लेकर आएगा भी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। ये थे आज की करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे दो, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम करने की घोषणा की गई है। तो जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। यूएनडीपी लैंगिक असमानता सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर है। तो डेनमार्क है टॉप पर। आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कब किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा जरूर। 2024 में कौन सी भी लोकसभा का चुनाव आयोजित कराने जा रहा है। तो आप ये बताइए, ये वाला लोकसभा चुनाव जो है ये कौन सी भी लोकसभा के लिए है। तो ये थे क्वेश्चंस जिनको आरआरबी लोको पायलट या टेक्नीशियन के लिए प्रैक्टिस बुक चाहिए तो बुक आ चुकी है, मेरे द्वारा लिखी गई। आप इसको परचेज कर सकते हैं अमेजन से जा करके। तो लिमिटेड एडिशन है, आप जा करके इसे फटाफट से ले डालिए। जिनको बैच लेना है, वीडियो कोर्स लेना है, तो आरपीएफ का भी बैच लाइव हो जाएगा। अब उसमें कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी तो इसलिए नहीं शो हुआ, वो भी आज से शो हो जाएगा। टेक्नीशियन का शो हो चुका है, आप इसे परचेज कर सकते हो। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल पर इसका वन लाइनर मिलेगा। मैं आपको कल की वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।